अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये मैट्रिक की दरसी किताब में कई नज़में हम लोग को पढ़नी है। आपसे गुजारिश है कि एक एक करके उस नज़मों के बारे में बताएं आप। चलिए ठीक है। बहुत मैट्रिक की दरसी किताबों में 5 नज़में आपको पढ़नी है। वारिस, शाह, दिए, बारिश की एक सुबह, इंसान और वह मुलाकात। एक बार फिर बता दें कि ये रोशनी जो किताब है उसमें जो भी तख्लीक़ात शामिल है, चाहे वो कहानियाँ हो या नज़में हो, ये दूसरे ज़बानों से तर्जुमा होकर आई हैं। सबसे पहली नज़्म जो पढ़नी है वो है वारिस शाह से। इसकी लिखने वाली हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक मारूफ नाम है। पंजाबी पंजाबी शायरा में उनका एक अलग मकाम है। पंजाबी शायरी में उनको लोग जानते हैं और सारी दुनिया में लोग उनको पढ़ते हैं। तो अमृता प्रीतम ने बहुत प्यारी नज़्म लिखी है वारिस शाह से। वारिस शाह एक अल्लाह के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे गुज़रे हैं जो जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था। वो उनकी कब्र पे जाकर बोल रही है कि वारिस शाह उठो और अपने इश्क की किताब का बरक़ खोलो। यानी वारिस शाह से वो चाह रही हैं कि वो पंजाब के हालात को बेहतर कर दें। पंजाब के हालात धीरे धीरे बदतर हो गए हैं और यही शिकायत वो लेकर गई हैं वारिस शाह के पास। इसमें अमृता प्रीतम कहती हैं कि पंजाब की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। पंजाब में जहाँ पहले फसलें उगा करती थी वहाँ अब इंसानों के सर उगा करते हैं। पंजाब में जहाँ पहले चौपाल लगाई जाती थी अब वो चौपाल की जगह सूनी हो चुकी है। चनाब जो पंजाब की बहुत मशहूर नदी है अब उसमें खून ही खून है। पंजाब में एक कहानी बहुत मशहूर हुई थी हीर रांझा की, तो उसे अपनी नज़मों का एक हिस्सा बनाते हुए कहती है कि अब रांझे के भाई बांसुरी बजाना भूल गए हैं। आगे वो कहती हैं कि सखियाँ एक दूसरे से बिछड़ चुकी हैं, चरखे का धागा टूट चुका है। ये पॉइंट्स सब हैं इसके, चरखे का धागा टूट चुका है। यानी पंजाब की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए वारिस शाह आप उठिए और आप जब दुनिया में आ जाएंगे तो फिर यकीन है कि पंजाब की हालत बेहतर हो जाएगी। नज़्म समझने में किसी तरह की कोई परेशानी हुई? नहीं। वो पॉइंट्स सबको एक बार और बता दें आपको क्या? जी। पॉइंट्स ये हैं कि चनाब जो पंजाब की नदी है उसका पानी खून से लाल हो गया है और खेत जो कभी फसलें जहाँ से उगा करती थी उन खेतों में इंसानों के सर उग रहे हैं। चौपाल जहाँ पर लोग पहले बैठा करते थे अब वो चौपाल वीरान हो गई है। सखियाँ एक दूसरे से बिछड़ चुकी हैं और रांझे के भाई बांसुरी बजाना भूल गए हैं। यही इस नज़्म का खुलासा है। इसमें एक उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर वारिस शाह चाहें वो उठें तो ये सब मुमकिन हो सकता है, वहाँ की हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा मकसद है, इससे जो एक सबक मिलता है, एक बात जो छुपी हुई है वो ये है कि हमारी हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि इसको एक आम इंसान ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है कोई अल्लाह वाला ही होगा जो अब हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। चलिए इस पर कोई शेर कुछ पूछना है क्या? कोई शेर का खुलासा या कोई सवाल वगैरह? देखिए इसमें कुछ सवालात आते हैं, उन सवालात के जवाब अगर इसमें हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले ज़ेर नसाब नज़्म के आखिरी बंद को लिखें। वारिस शाह मैं तुमसे कहती हूँ अपनी कब्र से उठो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। ये मैंने कह दिया, इसके बारे में बता ही दिया है आपको। दूसरा सवाल ये है कि पंजाब की 5 नदियों के नाम लिखें। तो पंजाब की 5 नदियों के नाम हैं रावी, सतलज, झेलम, ब्यास और चनाब। ये सारी नदियाँ
पंजाब पंजाब में पाई में। जाती जैसे झेलम है, झेलम तो कश्मीर से आती है ना, है। जी हाँ। लेकिन पंजाब से भी उसका गुजर होता है। अब सवाल आता है, वतनी शायरी पर एक मजमून लिखें। तो वतनी शायरी में हमारे बीच सबसे बड़ा नाम आता है तो अल्लामा इकबाल आता है। बेशक। उसके पहले भी कुली कुतुब शाह ने लिखा। कुली कुतुब शाह के बाद मीर तक़ी मीर, सिराज औरंगाबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन एक बड़ा नाम अल्लामा इकबाल का आता है कि सभी लोग जानते हैं। वतनी शायरी में अगर सबसे पहली मिसाल अगर कोई दी जाएगी तो अल्लामा इकबाल तो अल्लामा इकबाल की मिसाल होगी। और उनका तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको कोई भूल नहीं सकता है। जी। वतनी शायरी कहते हैं जिसमें अपने वतन की बात हो, अपने वतन की खूबियों का एतराफ़ किया जाए और वतन की मोहब्बत का जज्बा उसके अंदर झलकता हो, यही वतनी शायरी है। एक सवाल ये है, नज़्म वारिस शाह का खुलासा लिखें। ये खुलासा तो मैंने आपको बता ही दिया। जी। अब सवाल ये है कि ये नज़्म जो आपने पढ़ी, इसकी लिखने वाली कौन है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। ये किस ज़बान की नज़्म है? पंजाबी। पंजाबी ज़बान की नज़्म है। एक सवाल ये आता है कि शायरा इस नज़्म में दुर्वेश शाह यानी वारिस शाह से क्या चाहती है? कि जो समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां हो गई है, पंजाब में पंजाब के हालात जो बद से बदतर हो गए जी। हैं, वारिस शाह उसे बेहतर बेहतर बनाए। चलिए, तो ये नज़्म यही ख़त्म हो गई। दूसरी नज़्म है दिए। जी। दिए एक मराठी नज़्म है और इसका तर्जुमा सादिक ने किया है। दिए के लिखने वाले हैं अरुण कोल्हटकर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, दिए यानी चिराग। अरुण कोल्हटकर ने जो ये नज़्म लिखी है, इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में तो खैर बाद में बात होगी, पहले इसका खुलासा जान लें। इस नज़्म में शुरुआत हुई है कि शायर कहते हैं कि मैं जा रहा था, तभी कहीं से अचानक कुछ सड़ने की बू आई। कुछ सड़ने की बू आई तो मैंने अपनी जेब से तो मैंने कुछ सड़ने की बू आ रही थी तो मैंने क्या किया, अपनी जेब से रुमाल निकालना चाहा। तो रुमाल जब निकालना चाहा तो मेरी छोटी उंगली, याद रखना छोटी उंगली, नीचे गिर गई। जब मैंने छोटी उंगली को उठाना चाहा तो मतलब इसको फिर से एक बार समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही ये है, इसके मंजर को देख लें एक बार। इस नज़्म में शायर कह रहे हैं कि कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी तो मैंने अपनी नाक को बंद करने के लिए रुमाल निकालना चाहा तो मतलब मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई। और इन्होंने क्या किया कि मतलब रुमाल को दूसरे हाथ में रुमाल को पकड़ लिया, रुमाल को नाक पे रखा तो इनकी नाक ही रुमाल के साथ आ गई, जिसको इन्होंने लपेट कर पॉकेट के अंदर रख लिया, जेब के अंदर रख लिया। फिर भी कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी। तो ऐसे में जब सड़ने की बू आ रही थी तो इन्होंने जेब में ही इन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी और फिर से कहीं कुछ सड़ने की बू आ रही थी तो इन्होंने देखना चाहा कि कहीं इनकी उंगली में कीड़े तो नहीं पड़ गए। तो जैसे इन्होंने देखना चाहा कि दिया बुझ गया। ये देखिए एक अजब तरह की नज़्म है और ये दरसी किताब में दी हुई नज़्म है, इसलिए इसको पढ़ना है। एक सवाल लेकिन इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा आता है कि दिए का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो ये नज़्म जो इस किताब में है, दिए के लिखने वाले अरुण कोल्हटकर हैं, उन्होंने एक ऐसी नज़्म लिखी है जिसका मतलब लोगों के समझ में नहीं आता। जी हाँ। लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो गैर वाज़ह हैं, समझ में नहीं आती आखिर उन्होंने इसको लिखा क्यों। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैट्रिक के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं थी। तो इस नज़्म का मतलब खुलासा यही है कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन हम उन बुराइयों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ से आँख फेर लेते हैं। आँख फेरने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बुराइयां ख़त्म हो गई हो, लेकिन दिया बुझ गया इसका मतलब ये है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जो कुछ हमारे साथ होता है, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या बुराई में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
और वही चीज़ जो हमारे घर में होता है, यानी हमारे अपने लोगों के साथ होता है, वो बुरा काम जो हमारे अपने लोग करते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारी आँख बंद हो जाती है। ये नज़्म दिए का खुलासा हुआ। फिर से एक बार जान लें कि ये मराठी नज़्म है और मराठी नज़्म के लिखने वाले हैं अरुण कोल्हटकर। तो ये खुलासा समझ में आ गया? जी हाँ। इसमें किसी तरह कोई सवाल हो तो कहें, वैसे जितना था वो लगभग ख़त्म हो गया। एक सवाल इसमें आता है, तर्जुमा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तर्जुमा निगारी क्या है, इसी में एक सवाल है। तो तर्जुमा निगारी कहते हैं किसी दूसरी ज़बान की चीज़ों को, दूसरी ज़बान के अदबी सरमाए को अपनी ज़बान में मुंतकिल करना। यानी अंग्रेज़ी में अगर कोई चीज़ है, मान लिया कि अंग्रेज़ी में शेक्सपियर का लिखा हुआ कोई ड्रामा है, तो उसको क्या करते हैं लोग, उर्दू वाले उसका तर्जुमा कर लेते हैं, तो वो उर्दू के सरमाए में शामिल हो जाता है। अब उर्दू पढ़ने वाले अगर शेक्सपियर के बारे में जानना चाहें तो उनको अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उर्दू में ही शेक्सपियर और शेक्सपियर के ड्रामों के बारे में जान सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो तर्जुमा निगारी से होता है कि दूसरी ज़बानों में जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ें हैं, उनको अपनी ज़बान में मतलब अपनी ज़बान में सरमाया कहते हैं दौलत, अपनी ज़बान की दौलत को बढ़ा देना, मतलब उसको अपनी ज़बान में ले आना ताकि अपनी ज़बान की जो दौलत है वो बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि जिस ज़बान में जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो ज़बान उतनी ही तरक्की करती है। हमारी उर्दू ज़बान है, आज शेक्सपियर को पढ़ने के लिए, टी.एस. एलियट को पढ़ने के लिए या रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने के लिए हमको किसी और ज़बान को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तर्जुमा की हुई चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ के किसी के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। तो तर्जुमा होता है कि किसी दूसरी ज़बान की चीज़ों को अपनी ज़बान में लाना, और दूसरी ज़बान में कैसी चीज़ें, वो चीज़ें जो बेहतर हों, जो हमारे लिए बेहतर हों। और एक सवाल ये भी है कि उनमें कैसी चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें जो डिमांड हो। इसमें कुछ पूछना है? तो आप इससे जो जुड़े हुए सवाल पूछें। इसका असल बात ये है ना, जो सवालात हैं मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि सवालात को भी हल करता चलूँ जी। ताकि कोई चीज़ बची ना रह जाए, और परेशानी ना हो। कोई परेशानी ना हो। अगली नज़्म है बारिश की एक सुबह। बारिश की एक सुबह के लिखने वाले हैं सीताकांत महापात्रा। सीताकांत महापात्रा ने ये नज़्म लिखी, बहुत बेहतर नज़्म लिखी है। इसकी तारीफ की जाए तो सीताकांत महापात्रा की ये नज़्म है बारिश की एक सुबह। ये उड़िया शायरी में है, उड़िया। तो इसमें वो बारिश के मौसम के बारे में बताते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो घर की एक औरत है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। जो मर्द हैं वो काम करने के लिए चले जाते हैं, वो औरत घर में अकेली रहती है। तभी उसकी नज़र आसमान पे पड़ती है। एक तरफ काले काले बादल उठ रहे हैं, धीरे धीरे वो बादल पूरे आसमान पे छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। ऐसे में वो औरत अपने घर में जब जाती है तो घर में जाने के बाद वो मतलब बाहर का नज़ारा करती है खिड़की से, तो पाती है कि पूरा गांव वीरान हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में मतलब अपने अपने घरों में रह गए हैं, अपने अपने घरों में रह गए। छुपे हुए हैं। जी हाँ। हाँ। तो वो देखती है कि सब कुछ वीरान हो गया है, जितने भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब बंद हो गए हैं। बच्चे लोग तो स्कूल चले गए हैं, घर पे कोई और है नहीं। ऐसे में वो औरत अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचती है कि उसका दिन जो है वो कैसा गुजरा, मतलब एक औरत कहाँ पैदा हुई, उसकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि जिस तरह बादल है, कहीं और उठता है और कहीं और जाकर बरस जाता है। एक इंसान की ज़िंदगी में और ख़ास तौर से औरतों की ज़िंदगी में यही होता है कि एक औरत पैदा तो कहीं और होती है, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी कहीं और गुजरती है। बारिश के बारे में अगला ये है कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है
आसमान साफ हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे मंज़र एक नया रूप ले चुका हो। एक इंसान की ज़िंदगी में भी यही होता रहता है कि हमेशा वो किसी न किसी परेशानी में उलझता रहता है। परेशानी में उलझने के बाद हमेशा उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं। यही इसका खुलासा हुआ बारिश के एक सुबह में, जो ऐसा लगभग हर घर में होता है कि घर के लोग बाहर चले गए, घर में औरतें बैठी हुई हैं। और बारिश का जो मौसम होता है, वहाँ एक बात और भी है कि बारिश जब होती रहे उस वक्त इंसान का जहन बिल्कुल मतलब खामोश हो जाता है, जहन बिल्कुल शांत हो जाता है, और कोई भी इंसान है अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचने लगता है या आने वाले दिनों के सपने सजाने लगता है। ये सबके साथ ही ये नफ्सियाती कैफियत है। तो ये औरत भी है, जब बारिश होती है, कोई काम है नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, तो ये अपने घर में बैठकर अपने गुजरे हुए दिनों को सोचती है कि उसका गुजरा हुआ दिन कैसा था, वो कहाँ थी और अब कहाँ चली आई। और एक इंसानी ज़िंदगी में ऐसा होता ही रहता है। अब कुछ सवाल आपके सामने हैं। तर्जुमा के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। उड़िया शायरी के बारे में अपनी मुख्तसर मालूमात पेश कीजिए। तो तर्जुमा के फ़न के बारे में मैंने आपको बता दिया। उड़िया के बारे में बता रहे हैं, उड़िया शायरी के बारे में। उड़िया उड़ीसा की ज़बान है और 17वीं सदी में से 19वीं सदी तक, 17वीं सदी से 19वीं सदी तक उड़िया ज़बान को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ, बहुत तरक्की किया इस ज़बान ने। मधुसूदन राव, रामशंकर राय, उमेश चंद्र सरकार, गंगाधर मेहर, मदन मोहन पटनायक और लक्ष्मीकांत जैसे लोग वहाँ उभरे, जिन्होंने उड़िया शायरी को बहुत ऊंचाई अता की, बहुत बुलंदी अता की। तो उड़िया शायरी के बारे में आपने जान लिया, इससे ज़्यादा इसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल यही है कि बारिश की एक सुबह का खुलासा लिखिए। तो खुलासा तो आप जानते ही हैं। हाँ, मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। मुतरादिफ आप जानते हैं, मुतरादिफ किसको कहते हैं? जैसे मिलता जुलता। मिलता जुलता, हम मानी जो होते हैं। जी। तो रंज का मुतरादिफ क्या होगा? गम। गम। गम के साथ एक इस्तेमाल होता है ना, रंजो गम। जी। तो रंज का मुतरादिफ लफ्ज़ है गम। खुश, शाद। एक साथ इस्तेमाल होता है मसरूर। मसरूर। हाँ, शाद भी होगा। प्रशंसा। हिंदी इस्तेमाल नहीं करना, उर्दू। खुश का ठीक है, शाद। शाद भी होगा और मसरूर भी है। जी। दौलत का सरबत। सरबत। हाँ, से होता है सरबत। दौलत का सरबत होता है। ऐश का बहुत आराम, बिल्कुल सही, ऐश का आराम, ऐशो आराम। उसी तरह हिकमत का, हिकमत दानाई, हिकमत दानाई। कहते कैसे हैं? हिकमत कहते हैं जिसमें कोई ना कोई राज छुपा हुआ, कुछ ऐसा काम करे। जैसा अल्लाह पाक हकीम है, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखता है। जैसे उसने पेड़ों के अंदर ये हिकमत डाल दी कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। कांटे की हिकमत ये है कि आप उस पेड़ का नुकसान न करें। जी। किसी पेड़ में उसने ये डाल दिया कि उसमें लाशा निकलता है ना, जी। जिसकी वजह से लोग उस पर चढ़ते नहीं हैं। जी। किसी पेड़ को इतना ऊंचा कर दिया कि आप उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा झाड़ी दे दिया जिससे पेड़ का नुकसान कम होता है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ हिकमत है, यानी हर पॉइंट है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं। तो और कुछ पूछना है इसके बारे में? अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो नज़्म है वो है इंसान। जी। इंसान के लिखने वाले हैं शैशुंदर शर्मा। नाम भी बहुत अजीब है, सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। सुंदर। हाँ, शैशुंदर शर्मा। सुंदर। हाँ, शैशुंदर शर्मा, लेकिन आप जो गेस पढ़ेंगे जी। या पासपोर्ट पढ़ेंगे उसमें सुशुंदर शर्मा लिखा हुआ है। जी। असल शैशुंदर शर्मा ही है। सुंदर। हाँ, तो शैशुंदर शर्मा की ये नज़्म है, ये तेलुगु ज़बान की है, इंसान। और इस नज़्म को जब आप पढ़ते हैं तो एक इंसान की कैफियत को उन्होंने बयान किया है। इंसानी ज़िंदगी में क्या होता है, दुख का एक सूरज गुरूब होता है तो दूसरा निकल जाता है। यानी एक सूरज, एक दुख जाता नहीं है कि दूसरा दुख इंसानी ज़िंदगी में आ जाता है। और यही इनके इसका मौजू है। तो सबसे पहले जान लें तेलुगु कहाँ की ज़बान है। तो ये आंध्र प्रदेश की ज़बान है और आंध्र प्रदेश के बड़े शायर में से गिनती होता है इनका, शैशुंदर शर्मा का। इसीलिए इनकी नज़्म को तर्जुमा करके आपके सामने लाया गया ताकि आप तेलुगु ज़बान से भी वाकिफ़ हों। इसमें कहते हैं
कि इंसान की ज़िंदगी में दुख का एक सूरज डूबता है तो दूसरा सूरज तुलू हो जाता है, यानी एक सूरज डूबता है तो दूसरा निकल आता है। इंसानी ज़िंदगी में दुख हमेशा साथ लगे रहते हैं, दुख कभी नहीं जाते। सुख का जो लम्हा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इन्होंने आगे कहा कि वो सारी चीज़ें जो पहले हमको सुकून दिया करती थी, उन सारी चीज़ों से सुकून ख़त्म हो गया है। अब वही चीज़ें हमारे लिए सुकून फ़राहम नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दुख झेला है, इतना दुख झेला कि अब मुझे दुखों की आदत पड़ गई। अब तो ऐसा है कि मैंने मौत से दोस्ती कर ली है, और जिस इंसान ने मौत से दोस्ती कर ली हो, भला दुनिया का कोई दुख उसे कैसे कोई तकलीफ़ दे सकता है। शशुंदर शर्मा की इस नज़्म में नाउमीदी है, हरास है, बेचैनी है। वो कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में इतने बदलाव आते हैं कि जो अपने लोग होते हैं वो पराये हो जाते हैं। वो चेहरे जो कभी इंसानों को पसंद आते हैं, वही चेहरे कभी बहुत खौफनाक से भी लगते हैं। वो कहते हैं कि मतलब ये दिन क्या कभी बदलेगा भी। तो नज़्म का आखिरी हिस्सा इसमें यह है कि वो एक ऊंचाई पर जाते हैं और तलाश करते हैं कि कहीं सुबह का सितारा नमूदार तो नहीं हुआ, यानी एक उम्मीद की किरण ज़िंदगी में आई कि नहीं आई। वो ऊंचाई पे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको नज़र आता है कि कोई भी सुबह का सितारा नमूदार नहीं हुआ है, यानी उनकी ज़िंदगी में खुशी का कोई पल नहीं आया। शशुंदर शर्मा की इस नज़्म में बस यही है। अब सवालात हैं इसमें बहुत सारे। दुख दर्द का सूरज ढलता है और दूसरा उभरता है, क्या मतलब हुआ? मतलब तो बता ही दिया इसके बारे में। ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? इंसान शशुंदर शर्मा। और किस ज़बान की है? तेलुगु जबान। तेलुगु ज़बान कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। इंसानी ज़िंदगी में कौन ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है? दुख। दुख हमेशा साथ रहता है। तो ये चीज़ इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या कहें कि एक लाजिम चीज़ है, इसको जोड़ कर रख दिया गया। चलिए, तो ये इसका भी हो गया। और आखिरी है वह मुलाकात। वह मुलाकात जो नज़्म है उसके लिखने वाले हैं के सच्चिदानंद। ये बहुत बेहतर नज़्म है और ये सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। शायद आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वह मुलाकात के सच्चिदानंद की लिखी हुई बहुत ही बेहतर नज़्म है। इसमें उन्होंने अपने 30 साल ज़िंदगी जो गुज़र चुकी है उसके बारे में बताया है कि एक इंसानी ज़िंदगी में 30 साल का अरसा बहुत ही बड़ा अरसा होता है, बहुत ही लंबा अरसा होता है। अगर कोई 30 साल तक किसी से अलग रहे और फिर 30 साल के बाद जब उसके सामने जाए तो अक्सर लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। सिर्फ वही लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं जिनका एक दूसरे से क़ल्बी ताल्लुक़। शायर की बातों पर आते हैं कि शायर अपने 30 साल पहले की महबूबा से मुलाकात करता है, मुलाकात होती है। वो मुलाकात 30 साल के बाद होती है, यानी 30 साल के बाद वो महबूबा से मुलाकात करता है, फिर भी वो नहीं, मतलब उसके अंदर एहसास ऐसा है कि वो पहचान जाता है उसे। दोनों आमने सामने रहते हैं, बात करना चाहते हैं और उसे कहते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, और देखने के बाद मतलब देखते रहते हैं। इस बीच उनकी आँखों में वह मुलाकात में 30 साल के बाद जब अपने महबूबा के सामने रहता है तो उसे 30 साल पुरानी चीज़ें याद आती हैं। उसे याद आता है वो मेला जहाँ उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मेले के पास में एक मंदिर था। मंदिर के अंदर से आने वाली घंटियों की आवाज़ें वो अभी भी सुनता है, वो अभी भी महसूस कर सकता है। वो देख रहा है कि वो जगहें जो पहले मतलब वीरान हुआ करती थी, जहाँ पे मेला लगता था, अब वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हो चुकी हैं। 30 सालों में वहाँ का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी
मतलब वो उन चीज़ों को नहीं भूला है। ये पहली मुलाकात इसकी सिर्फ एक यादगार तस्वीर थी जिसको दीमक चाट चुकी है। यानी गुजरे हुए ज़माने की कोई यादगार सिर्फ जहन में महफूज है, हकीकत में इनके पास कुछ नहीं है। वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, इनके चेहरे पर मायूसी है, आंखों में उदासी है। एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद शायर पूछ लेते हैं कि बताओ, ये 30 साल का अरसा जो तुमने मेरे बगैर गुजारा, क्या तुम खुश हो? तो वो जवाब देती है नहीं। ये नहीं का जवाब ऐसा होता है कि शायर अंदर तक कांप जाता है कि क्या 30 साल का अरसा एक दूसरे के बगैर गुजार दिया, और जिस तरह वो बेकरार है उसी तरह मैं बेकरार हूँ। ये कैसी ज़िंदगी है? एक इंसान दुनिया में आता है और इतने दुख, इतनी बेचैनी और जुदाई की इतनी बड़ी तड़प लेकर चला जाता है। वो अंदर से कांप जाता है और अंदर से कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि वो दोनों मिल जाएं? लेकिन नहीं, इन दोनों के बीच में समाज का, रस्म का एक इतना लंबा चौड़ा समुंदर मौजूद है जिसको पार करना न तो शायर के बस की बात है, न शायर के महबूबा की बस की बात है। इस नज़्म का यही खुलासा हुआ। इस नज़्म में शायर क्या कहना चाहता है, बताएं। बस वही कि आज उसके महबूबा से मुलाकात हुई, जो 30 साल की जो मोहब्बत थी, आज उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत कुछ बदल चुका था, बस अपने जज्बात का इजहार किया। नहीं वो, हाँ ये भी सही है, और ये भी है कि वो कहना चाहता है। वो जब सामने खड़े हुए हैं तो वो कहना चाहता है कि ये 30 साल का अरसा जो मैंने तेरे बगैर गुजारा, तुम्हारे बगैर गुजारा, इन 30 सालों के वक्फे में मैंने क्या किया और तुमने क्या किया। ये 30 साल तो ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। तो ये बात, एक एक लम्हे, एक एक पल की बात वो उसे सुनाना चाहता है, लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ चुका होता है कि इतना मौका नहीं मिलता है कि वो उसे कुछ सुना सके। एक सवाल और भी है कि वह मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? वह मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? मलयालम की। मलयालम की। याद रखें, मलयालम ज़बान की नज़्म है और मलयालम केरल में बोली जाती है। अब बताएं, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। कन्नड़? ये भी केरल में बोली जाती कर्नाटक। कर्नाटक। हाँ। आसामी? आसाम में। गुजराती? गुजरात। में, बंगला? बंगाल में। और मैथिली? बिहार। बिहार में। पंजाबी? पंजाब में। मराठी? महाराष्ट्र में। उड़िया? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में। उड़ीसा में, हाँ। तेलुगु? आंध्र आंध्र प्रदेश। इसको याद रखेंगे, ये ज़बानों के नाम और वो ज़बानें कहाँ बोली जाती हैं, ये बहुत ही अहम है। तो ठीक है, आज के लिए नज़्म तो हो गया। जी हाँ। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो अगली वीडियो में सिर्फ सवालात और जवाबात होंगे। अगर आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ जब हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो आपके सवाल को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।